प्लांट वैरायटीज के बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। इसमें इसके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं पहले, उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, उसके बाद सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी, देन उसके बाद जो भी हमारे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज और एक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो वे पौधे, जानवर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या उनके भाग होते हैं जिसका आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल तथा मूल गौण उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट है जिसका वास्तविक या संभावी उपयोग या मूल्य हो। इनमें मानवीय आनुवंशिक के पदार्थ सम्मिलित नहीं होते, यानी कि जो ह्यूमन जो जेनेटिक्स है वो इसमें या उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते। जैव विविधता जीवित जो जीव है यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बीच किसी भी कारण से उत्पन्न वह डाइवर्सिटी वह विविधता है जो किसी एक उपजाति के जीवों के बीच में हो या विभिन्न उपजातियों के जीवों के बीच में हो, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में क्या हुआ, हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जबकि जो रिसोर्सेज हैं बायो रिसोर्सेज हैं उसमें हम साथ में उनके बायो प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD और बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ये एक समझौता है जो 29 दिसंबर 1993 को रियो डी जेनेरियो में हुआ था और अनेक कंट्रीज जो है वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के समस्त जो सदस्य देश हैं US को छोड़ के इस सर्टिफिकेशन पे इन्होंने संधि की जो पुष्टि है वो की है और इस समझौते के अंतर्गत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की जो स्थापना है वो की गई है, जिसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। और US ने इस समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं, इसकी पुष्टि हमें अभी तक नहीं मिली है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के। पहला है मेन उद्देश्य इसके हैं कि जैव विविधता को बनाए रखने यानी कि इसके प्रिजर्वेशन, इसको कंजर्व करना सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा, जैव विविधता के जो कंपोनेंट्स हैं इनका निर्वाह साधनों के रूप में लगातार लंबे समय तक उपयोग करना, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल यूज करना, ताकि जो फर्दर जनरेशन है उनको भी इस बायोडाइवर्सिटी का फायदा या जो अनुभव है वो मिल सके। थर्ड है हमारा जेनेटिक रिसोर्स से जो भी उत्पन्न लाभ का जो निष्कपट या न्याय संगत बंटवारा है वो इन बिटवीन सोसाइटी बना रहे, जस्टिफाइबल जो शेयरिंग है बेनिफिट है वो लगातार बना रहे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो भी इस कन्वेंशन में ये सबसे पहले ये विचार रखा गया था कि जैव विविधता का संरक्षण है वो मनुष्य जाति के लिए प्रोत्साहन की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, आवश्यक है। जैव विविधता के संरक्षण के उपरांत सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण संबंधी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं और इसमें सुझाव दिया गया कि जो मनुष्यों के लाभ के लिए जो हमारा इकोसिस्टम है और स्पीशीज हैं, जीन्स हैं, उनका उपयोग आवश्यक है और इनका उपयोग तो किया, लेकिन अगर इनका इस तरीके से हम उपयोग करें कि लंबे टाइम तक दीर्घ काल में जो भी जैव विविधता है उसमें कमी ना आए और इसके उपयोग के साथ ही जैव विविधता के कंजर्वेशन को भी ध्यान में रखा जाए। अब समझौते में यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक जो देश है उसकी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जो कंजर्वेशन है और सस्टेनेबल यूज है उसको अपनी पॉलिसी के अंतर्गत उसको लेके आए। सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि ये जो जैव विविधता के जो घटक का निर्वाह है वो पोषण तत्व पूरा करने वाले उपयोग यानी कि जैव संसाधनों के संरक्षण संबंधी प्रयासों के द्वारा उनको निर्वाह साधन या पोषण प्रदान करने या सस्टेनेबल से उपयोग संभव हो सकता है।
क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है वो अत्यंत संख्या में न होकर एक सीमित संख्या में हम उपलब्ध है, और अगर हम उनको एक टाइम से पहले हम उनका व्यय कर देंगे तो वापस से वो उस बायोडाइवर्सिटी को लाने में काफी टाइम लग जाएगा, जिससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लाइफ पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। और इसीलिए जो भी ये सस्टेनेबिलिटी का जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करना और उसको अपनाना सबसे जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग या उनकी जो कंजप्शन है, खपत है, इस रेट से होनी चाहिए जिससे पृथ्वी के जो संसाधन है उनका हम दोबारा प्रयोग या दोबारा उनको पैदा कर सके, जिसे हम नवीनीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। और इस सिद्धांत को अपनाने के जो फलस्वरूप क्या होगा, हम वर्तमान यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की पीढ़ियों को की जो आवश्यकता है, उनकी नीड्स है, उनकी पूर्ति हम कर पाएंगे। क्योंकि मानव जनसंख्या में वृद्धि होने पर प्राकृतिक संसाधनों की जो खपत है वो बढ़ जाती है, और इसलिए ऐसा होने के कारण जो निर्वाह है वो साधन उपलब्ध कराने या पोषण प्रदान करने की जो सस्टेनेबिलिटी में कभी कमी नहीं आएगी, और कंजप्शन के जो पैटर्न है वो बदलने की आवश्यकता है। और इस रूपरेखा को बदलने के लिए जो प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने से काम चलता है, लेकिन उत्पादकता अपनी उच्च सीमा के निकट पहुंच चुकी है और यह उपाय आगे चलकर सफल नहीं होगा। अतः हमको संसाधनों तथा उत्पादकता को निर्वाह साधन या पोषण प्रदान करने के जो रूप में प्रबंध करना है, जिसके लिए हमें फॉलोइंग उपाय जो है वो करने होंगे। पहला है कि जो व्यर्थ की जो खपत है उसको कम करना होगा, अडेप्टिव मैनेजमेंट के सिद्धांत को अपनाना होगा, इकोसिस्टम की जो सेवा है उसको बनाए रखने के लिए हमें पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखना होगा, और इस समझौते के अनुसार सस्टेनेबिलिटी के लिए उपयोग जो सिद्धांत है उनके प्रयोग उन जगहों पर अधिक करना चाहिए जहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, जैसे कृषि है, वन क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र है, जल प्रबंधन आदि। और इन सब कार्यों के लिए जो औद्योगिक और वैज्ञानिक सहयोग है उसको भी बनाए रखना होगा। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स तथा उत्पन्न प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, जिससे जनता को भी जानकारी हो। और इन कार्यों के लिए जो आवश्यक संसाधन है धन सहित, तो उनका भी प्रावधान है वो समय से कर लेना चाहिए। जस्टिफिएबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी पौधों, जानवरों और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त जो हमारा जेनेटिक रिसोर्स है उनको अनेक कार्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम उनको रिसर्च के लिए, रिसर्च की हेल्प से उनसे हम कई प्रोडक्ट्स हैं वो हम लेते हैं, उनसे हमें लाभ प्राप्त होता है। और जेनेटिक रिसोर्स के प्रयोगकर्ता भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हो गई, हमारे रिसर्च सेंटर हो गए, प्राइवेट कंपनी है जो इन संसाधनों का प्रयोग जो है वो एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और जो हमारे बोटेनिकल गार्डन और मेडिसिन है उसमें करते हैं। जो अनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त जो निम्नलिखित रूप में हम उसका यूज कर सकते हैं। पहला, इन संसाधनों पर किए गए जो भी रिसर्च वर्क है और जो डेवलपमेंट वर्क है उसके अनुसार जो प्राप्त लाभ है वो हमें प्राप्त होता है। दूसरा, संसाधनों पर आधारित उत्पादों के व्यापार से प्राप्त धन। और तीसरा, इन संसाधनों के उपयोग द्वारा जो भी प्राप्त उत्पन्न टेक्नोलॉजी है वो भी हम उससे लाभ प्राप्त करते हैं। और यदि कोई संस्थान या व्यक्ति विदेश के जैव संसाधन में अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल उसका उपयोग करना चाहता है, तो उस व्यक्ति या संस्थान को सबसे पहले सहमति लेनी होगी कंट्रीज से, और उस पदार्थ का जो उपयोग है वो हम कई शर्तों के अनुसार ही कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन है वो किसी भी मायने में रूल्स के अधीन नहीं होगा। और इसी प्रकार यदि कोई देश अपने किसी आनुवंशिक संसाधन का उपयोग करना चाहता है तो उसे कन्वेंशन के नियम अनुसार शुद्ध वातावरण में सहयोग देना होगा। अब बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत जो भी स्थापित अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यानी कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस CBD के लिए काम कर रही हैं। पहला है
कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP। यह CBD की गवर्निंग बॉडी होती है जिसमें सभी देशों की सरकारें जो है सम्मिलित होती हैं और इस ट्रीटी को ऊपर वो साइन करती हैं। और सबसे मेन वर्क या फंक्शन जो है COP के वो है CBD के अधीन कार्यों की प्रगति पे पुनर्विचार करना, नवीन प्राथमिकताओं का पता लगाना, सदस्य देशों के लिए योजनाएं तैयार करना। और यह संस्था कन्वेंशन के नियमों पे संशोधन कर सकती है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं और समझौतों के साथ मिलकर ये कार्य करती हैं। अब CBD सेक्रेटरीट जो होते हैं उसके मुख्य कार्य कौन से होते हैं? CBD और COP की जो बैठक है, जो भी मीटिंग्स हैं उनको मैनेज करना। दूसरा, पार्टीज की सूचनाओं के आधार पर जो भी डॉक्यूमेंट्स की रूपरेखा है, जो ड्राफ्टिंग है, उसको प्रिपेयर करना। सदस्य जो देश हैं उनकी सरकारों के द्वारा जो भी प्रोग्राम है उनको लागू करने में उनकी सहायता करना। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनसे संबंध रखना, जैसे हमारा FAO हुआ, WIPO हुआ, UN परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इश्यूज। देन है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो सूचनाएं प्राप्त करके उनका प्रचार और विस्तार करना। सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजी जो एडवाइस है, यानी कि यह जो है वो सदस्य देशों की सरकार के जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी कमेटी होती है जो अपने अपने जो फील्ड है उसमें वो कमांड रखते हैं। और ये जो कमेटी है वो वैज्ञानिक और तकनीकी यानी कि बोथ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी जो रिलेटेड मुद्दे हैं, मामले, उन पे सिफारिश है वो COP को भेजती है। CBD के प्रोटोकॉल्स में पहला है कार्टाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्रोटोकॉल है इन व्यू ऑफ एग्जाम। और इसमें जो CBD का प्रोटोकॉल है वो जनवरी 2000 में पारित किया गया या फिर अडॉप्ट किया गया, जिसे सितंबर 2003 में लागू किया गया। जो हमारी न्यू बायोटेक्नोलॉजी है उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जितने भी हमारे जो जीवित संशोधित जीव हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो खतरा पैदा हो गया है, इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस जैविक विविधता को संरक्षण प्रदान करना। क्योंकि हम रिसर्च में हम कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नया करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है ये कार्टाजिना प्रोटोकॉल है वो बनाया गया है। इस प्रोटोकॉल के अनुसार कई जो नई तकनीक है उससे उत्पादों को प्राप्त करने में यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें जनरल पब्लिक की हेल्थ और इकोनॉमिक जो बेनिफिट है उसमें जो बैलेंस है वो बना रहे। देन हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है नगोया प्रोटोकॉल। और यह CBD के साथ ही एक ऐसी संधि है जो कि हमारे जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके उपयोग से होने वाले लाभ के निष्कपट तथा न्याय संगत बंटवारे से रिलेटेड है। और यह प्रोटोकॉल CBD के तीसरे उद्देश्य का पालन करने की आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। यह प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नगोया में पारित हुआ था और 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ। ये डेट्स आपको याद रखनी है। CBD की सीमाएं और लिमिटेशंस क्या हैं? What are the shortcomings and limitations of CBD? इसमें पहला है कि CBD में जो प्राणियों के समस्त रूप है उसमें वर्णन न करके सीमित रूपों का ही वर्णन किया गया है। इसमें बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्ट इनका ज्यादातर उल्लेख नहीं है। और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फंगल कंजर्वेशन जो है उसने CBD के भी अनेक अभिलेखों का निरीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अभिलेखों में जो फंगस है उसके विषय में कोई भी सेटिस्फैक्टरी उल्लेख नहीं किया गया। देन हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये क्या कहता है कि जो भारत है वो CBD का एक सदस्य देश है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के उद्देश्य से भारत ने ये जो एक्ट है वो संसद में पारित किया था। और इस एक्ट में जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और जैव विविधता की परिभाषाएं दी गई हैं जो कि हमारे अध्याय धारा 1 और 2 में समझाई गई हैं। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस्टेब्लिश की गई अंडर द एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है हमारी इंडिया की NBA एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स इस्टेब्लिश हुआ अंडर द एक्ट।
उसमें पहला है एनबीए के मुख्य कार्य, मेन फंक्शन कौन कौन से हैं। पहला, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सिलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल हेरिटेज लोकेशंस और सैंक्शन ऑफ आईपीआर इन फॉरेन कंट्रीज बेस्ड ऑन इंडियन इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज। अब बात करते हैं कि रेगुलेशन कैसे हुआ इस एक्ट का। तो कोई भी विदेशी अप्रवासी भारतीय यानी कि जो नॉन रेजिस्टेंट इंडियन है और या फिर फॉरेनर है या विदेशी कंपनियों जैसे जो सर्वे होते हैं रिसर्चिंग सर्वे, उसमें व्यापारिक लाभ के लिए किसी भी भारतीय जैविक संसाधन या संबंधित ज्ञान का उपयोग करना चाहती है तो इस कार्य के लिए पहले भारत में जो हमारी एनबीए जो हमारी कमेटी है उससे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और भारतीय नागरिक या जो निगम है उसमें बॉडी कॉर्पोरेट को भी इस प्रकार के लिए कार्य के लिए भारत के जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उससे भी स्वीकृति लेनी होगी। किसी अनुसंधान में भारत के जैव संसाधनों का प्रयोग करके प्राप्त परिणामों को हम किसी गैर नागरिक जो है नॉन सिटीजन है या विदेशी कंपनी द्वारा, और अगर हम एनबीए से स्वीकृति नहीं लेते हैं तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऐसी किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी यदि किसी जर्नल में या सेमिनार में इस अनुसंधान को प्रकाशित कराना हो या फिर अनुसंधान केंद्रीय प्रशासन से स्वीकृत अनेक संसाधनों द्वारा मिलकर कोलैबोरेटिव रिसर्च करना हो। जैव संसाधनों द्वारा उत्पन्न जो अनुसंधान पर आधारित पेटेंट या जो आईपीआर संरक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति को एनबीए की अनुमति के बिना जो है वो आवेदन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार की जो अनुमति देते समय जो एनबीए लाभ के बंटवारे यानी कि जो बेनिफिट ऑफ शेयरिंग और रॉयल्टी उससे संबंध में कोई आदेश दे सकता है जो कि ऐसे संरक्षण के उपयोग पर आधारित होगा। देन है पारंपरिक ज्ञान तथा जैव विविधता। इसमें दो मुख्य उद्देश्य हैं जिनकी हमें संतुष्टि होती है। पहला है जैव विविधता का संरक्षण और दूसरा जैव विविधता के घटकों का निर्वाह साधनों के रूप में लगातार लंबे समय तक उपयोग किया जाना। और ये आपका सीबीडी पारंपरिक ज्ञान के संबंध में बताया गया कि हम इनको संरक्षण करेंगे, जो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी का आदर करेंगे उसको मेंटेन रखेंगे और प्रोत्साहन देंगे। ये कुछ इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ये आपके आईपीआर यहाँ पे खत्म होता है।